मैम जैसे अभी आपने बताया कि प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस या जो भी ये शिक्षा के जो भी अपने इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या मना कर सकते हैं किसी डिसेबल्ड चाइल्ड को एडमिशन के लिए, या किस बेसिस पे मना कर सकते हैं? क्या ऑर्डर्स लॉ में क्या लिखा हुआ है अपने इसमें? देखिए, जो हमारा करंट एक्ट है RPWD एक्ट 2016, हम्म। उसमें ये विशेष रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चे का एडमिशन या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी कोई नहीं कर सकता। जी। उसके लिए लीगल बहुत सारे प्रोविजंस करके रखे हैं। तो हम्म। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स उस चीज़ को समझे और अपने हम्म। बच्चों के लिए खुद फाइट करें। जी। एक ये। दूसरा, जो CBSE स्कूल्स है या RBSE स्कूल्स है, जो एक्ट है वो ये भी कहता है कि स्टेट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो है वो इंक्लूजन बाधित नहीं हो। हम्म। उसी तरीके से स्टेट स्कूल्स के भी अपने नियम हैं और CBSEs के भी अपने नियम हैं, उन्होंने अपने नियम बनाए हैं। तो हम्म। किसी हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना ज़रूरी है, काउंसलर्स होना ज़रूरी है। जो हम्म। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एडमिट हुए हैं हम्म। उनके लिए प्रॉपर तरीके से उनका अकोमोडेशंस मॉडिफिकेशन एज पर द CBSE रूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। और मैं डेफिनेटली चाहूँगी इस पॉडकास्ट से कि भी पेरेंट्स जिनके भी बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो डेफिनेटली RPWD एक्ट को पढ़े, CBSE स्टेट गवर्नमेंट्स के अकोमोडेशन मॉडिफिकेशंस को पढ़े। अपनी बातों को, अगर किसी भी तरीके से आपके बच्चे की पढ़ाई में या किसी चीज़ को लेके हम्म। चैलेंजेस हो रहे हैं, एडमिशन को लेके चैलेंजेस हो रहे हैं किसी भी स्कूल में, तो आप जाके वहाँ के शिक्षा अधिकारियों से बात करें और डेफिनेटली हम्म। यू विल गेट द सॉल्यूशन। पर फाइनली मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी जो आपको काम करना होता है उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है अपने हम्म। बच्चे के लिए, तो उतना आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ये लिखा है ना, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो वो जो हार्डेस्ट क्लाइंब है वो हम्म। पेरेंट्स को करना ही पड़ेगा, और वी एज अ प्रोफेशनल्स हमेशा सहयोग के लिए अवेलेबल होते हैं। हम्म। पर एक बार आपको यू हैव टू इनिशिएट फॉर योर ओन चाइल्ड। ये वाला गैप है जो अभी फिल नहीं हो पाया है, जैसे काफ़ी गैप्स के बारे में सर ने बात की कि हमने इस तरीके से इसको फिल किया, तो ऐसा कोई गैप है सर? आप सर या मैम कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, डिसेबिलिटी कम्स विद चैलेंजेस, ठीक है। हम्म। और सबसे पहला जो किसी भी न्यूरोटिपिकल डेवलपमेंट व्यक्ति जैसे आप और मैं हैं, हम लोग उनके जो चैलेंजेस है या उनकी कमियां हैं उसी को लेके डिनाई करना शुरू कर देते हैं, हम्म। जबकि हमने कभी पूरा उसको असेस किया ही नहीं है। हम्म। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको एक वैल्यूड पर्सन के रूप में देखे, उसको हम्म। पर्सन फर्स्ट, डिसेबिलिटी आफ्टर देखे। जी। तो ये एक लार्जर गैप है जो मैं एक बहुत बड़े स्तर पर बोल सकती हूँ, और वो हर एक व्यक्ति को उसको करना हम्म। पड़ेगा। अगर सिस्टमेटिक गैप्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली अर्ली इंटरवेंशन से ही शुरू हो जाते हैं कि पेरेंट्स को बहुत जल्दी बच्चों के लिए शुरुआत करनी चाहिए। अगर उनको डेवलपमेंटल डिले दिख रहा है, बच्चा बात नहीं कर रहा है, बच्चा अगर चल नहीं रहा है, पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, 3 साल भी रेगुलर स्कूल जा रहा है पर पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, तो वहाँ उनको एक प्रॉपर गाइडेंस स्कूल टीचर्स दे, जो उनके पीडियाट्रिशियंस हैं उनसे मिले और वो लोग रेगुलर थेरेपेटिक इंटरवेंशंस के लिए आए। जी। स्कूल लेवल पे एक्सेप्टेंस जो है वो चाहे पीयर्स के थ्रू हो या टीचर्स के थ्रू, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। कि आप अगर एवरी टाइम मुझे यही बताते रहेंगे कि भी ये तो मूर्ख है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो ढब्बू है, हम्म। फलाना ढीमका, जो भी हम भाषा का उपयोग करते हैं, उस हम्म। चीज़ से लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए होगा। और जब प्लेसमेंट्स की बात आती है जी। तो मुझे लगता है कि वोकेशनल प्लेसमेंट्स में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर सकता है। हम्म। वो क्या काम कर सकता है उसके लिए हम हमारे सिस्टम को कैसे चेंज करें, ये हम्म। इम्पॉर्टेंट है। हम जी। उस व्यक्ति को तो चेंज नहीं कर सकते, उसके चैलेंजेस के साथ वो है, पर हम हम्म। इस चश्मे को तो चेंज कर सकते हैं ना कि भाई हाँ वो ये कर सकता है। जैसे हम लोग हमारे जो फाल्गुन सर काम करते हैं तो हमको पता है कि ही कैन बी अ वेरी गुड डांसर, तो वो हम्म। डांस का रोल अटेंड कर रहा है, वो एज असिस्टेंट काम कर रहा है। वो क्या काम है जो हम उसे दे सकते हैं, वो हमें भी तो सोचने की ज़रूरत है। हम्म। हम्म। अगर किसी रेस्टोरेंट में
चॉपिंग के लिए हमें व्यक्ति की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि आपका और मेरे जैसा चॉपिंग नाइफ और चॉपिंग नहीं यूज़ कर रहा हो, जी। तो अगर हम उसको चॉपर दे के अगर वो चॉप कर सकता है तो ही कैन बी इंक्लूडेड। हम्म। उस तरीके के गैप्स को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के अंदर है। जी जी। और सिस्टम से डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको हम रेगुलरली पॉलिसी लेवल पर भी एड्रेस करते रहते हैं कि किस तरीके से जो 3% ऑफ उनका जो आरक्षण है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स उनको मिले। वो जिन जिन पोस्ट में उनको आता है तो पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि भैया आप फॉर्म भी भरिए, आए नहीं आए वो बात की बात है, पहले आप फॉर्म तो भरिए, आप अप्लाई तो करिए। तो वो सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि देखने की लेकिन ज़रूरत है। एक जो मेजर गैप है वो ये है कि सरकार के पास जो प्रॉपर एक डेटा होना चाहिए डिसेबिलिटी का वो नहीं है। जैसे 2011 में जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग 2.78 डिसेबिलिटी का परसेंटेज है। जी। अब आज के 15 साल पहले वो एक सेंसस है और उस समय भी मतलब जो सर्वेवर होते हैं उनका क्या रहता है कि जो विजुअल डिसेबिलिटी है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता या मोबिलिटी को लेके चलेंगे, वो डिसेबिलिटी तो दिख जाती है। जी। लेकिन उसी के बराबर का या उससे ज़्यादा परसेंटेज जो है इनविजिबल डिसेबिलिटी का है, जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, आईडी बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं। जी। तो वो दिखाई नहीं देता और वो एक जो सर्वे करने वाला है उसका ओरिएंटेशन नहीं होता है तो वो उसको अच्छा। काउंट नहीं करता। अच्छा। तो कोई भी सरकार की जो पॉलिसी है वो डेटा बेस्ड होती है कि कितने परसेंटेज है इनके लिए क्या करना चाहिए। तो वो प्रॉपर उनका डेटा अवेलेबल नहीं है सरकार के पास। सो जब भी इस तरीके का हो प्रॉपर अगर डेटा होगा तो गवर्नमेंट भी अपने आप में बाध्य होगी कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो इस तरीके से अपना जीवन जी रही है, इनके लिए क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या स्कीम्स और बननी चाहिए। और दूसरा, जैसे जो क्षमा ने बात की तो इनका 4% रिजर्वेशन है, तो हम लोग देखते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में है। अब गवर्नमेंट जॉब है ही कितनी परसेंटेज भाई आपकी, अगर हम लोग पूरा जॉब सेक्टर देखते हैं तो उसमें 4% ओनली जो है वो गवर्नमेंट जॉब होती है, बाकी या तो बिजनेसेस हैं सेल्फ या प्राइवेट जॉब्स हैं। तो प्राइवेट जॉब्स में ये रिजर्वेशंस नहीं है, तो वो वहाँ पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए कि ये रहेगा, तब ये इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे लोग। वो तीसरा जो एक बड़ा गैप है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। मतलब आप जो देखेंगे कि अभी अजमेर स्मार्ट सिटी है, तो आप कोई सी भी जगह XYZ अपने नज़दीक वैशाली नगर में ये अर्बन हार्ट बना हुआ है। अब अगर वहाँ कोई भी बच्चा या अडल्ट जो व्हील चेयर ऑन करता है अगर वो जाएगा तो वो अंदर नहीं जा सकता। स्टेयर्स हैं, रैंप है, तो वो रैंप में इतनी 2-2 फीट की ऊंचाई पे रैंप है, उसको कौन उठा के व्हील चेयर को लेके जाएगा। तो मतलब वो बहुत मतलब उसमें कोई बजट की जरूरत नहीं है, केवल एक वो अवेयरनेस की जरूरत है कि जो इंजीनियर इसको या आर्किटेक्ट जो प्लान कर रहा है और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CPWD की गाइडलाइन बनी कि हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, बिल्डिंग कैसी होंगी सरकारी या प्राइवेट बैंकों की, इनकी बिल्डिंगें कैसे होंगी। लेकिन वही है कि जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो वो गैप एरिया रह जाते हैं, तो फिर जी। वो उसके लिए बहुत दिक्कत होती सर ये चीज़ हाँ अपन बात करना चाहूँगी मैं आपसे, ये डिसेबिलिटी आपने जैसे बोला एक विजिबल होती है एक इनविजिबल होती है, है। तो जी, ये अपने मेजर बाइफरकेशंस होते हैं या मतलब डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है अपने? एज पर RPWD एक्ट 21 डिसेबिलिटीज़ है। और जो राकेश कह रहे थे विजिबल और इनविजिबल, उसका मतलब ये है कि जो जैसे आपने बचपन से पढ़ देखी है वो क्या है, तो अगर किसी को भी पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि भाई किसी के हाथ काम नहीं कर रहे हैं या एक्सीडेंट से टूट गया है, आंखें नहीं है या सुनाई नहीं देता या बोलने नहीं आता है ना, यही चीज़ें हैं। पर कुछ एक डिसेबिलिटीज़ जैसे जो हमको दिखाई ही नहीं देती, जैसे कक्षा में लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी है मतलब क्या है कि भाई उसको जो है पढ़ने लिखने में समस्या है, इसीलिए उसका जो है पढ़ाई लिखाई में स्तर कम है, उसका समझ का स्तर तो अच्छा है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत बार ये है क्योंकि जो उनका IQ है वो एवरेज IQ से कम होता है, तो दूसरी तीसरी क्लास तक का काम तो वो करते हैं, जैसे जैसे बड़े कक्षाओं में जाते हैं वो अच्छे से याद नहीं कर पाते, सीक्वेंसिंग समझ में नहीं आता, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा वो पता नहीं चलता, सोमवार के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बुध आएगा, बुध के बाद गुरु आएगा, वो समझ में नहीं आता, तो वो सीक्वेंशियल काम जो है मैथमेटिक्स का काम है वो नहीं कर पाते। जी। और चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, जो हाई फंक्शनल ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो
बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पर उनका सोशलाइजेशन बहुत कमज़ोर होता है, तो वो क्लास में बात नहीं करेंगे या उनको एक ही पैटर्न के रूप में वो बात करेंगे। जी तो वो सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, इसीलिए जो है इनको इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ बोला जाता है। ये जी जो हमको दिखती है वही डिसेबिलिटी हमको लगता है, हम्म पर अब सरकार ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट्स में वो 21 डिसेबिलिटीज़ को लिया है और हम्म उन्हीं के लिए सारे प्रोविजंस को भी बहुत अच्छे से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में डाला गया है। और जी इवन सीबीएसई, आरबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड है, उन इन सभी 21 डिसेबिलिटीज को सपोर्ट करना है। जी ये नहीं है कि जो सिर्फ हमें दिखाई देती है। हम्म। और मैम थोड़ा डाउन सिंड्रोम के बारे में बताइए कि एक्चुअली में डाउन सिंड्रोम होता क्या है, और ये बाय बर्थ ही पता लग जाता है पेरेंट्स को, और पता लग जाता है तो कैसे वो ऐसी संस्थाओं को रीच कर सकते हैं। जैसे आपने बताया जितना जल्दी इंटरवेंशन होगा उतना जल्दी ही बच्चे की ग्रोथ में आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि वो जो अर्ली इयर्स होते हैं वो ही मेनली काम करते हैं, वो उनका मेजर रोल होता है। बिल्कुल। तो थोड़ा डाउन सिंड्रोम के बारे में बताइए। ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उससे 21 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें थोड़ा चैलेंज होता है। ये पूरा रिसर्च किया हुआ है। तो इसमें जो बाय बर्थ डॉक्टर को पता चल जाता है कि बच्चे में ये चैलेंज है, और ज़्यादातर आज की तारीख में पेरेंट्स को वो इन्फॉर्म भी करते हैं। जी पर हो सकता है कि 0.1% हो कि कभी इन्फॉर्म नहीं हो, तो आगे चल के हमें पता चल जाता है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से उनकी आंखें थोड़ी छोटी होंगी, उंगलियां छोटी होंगी, हेल्दी होंगे, स्टाउट होंगे, लैंग्वेज में उनको प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर जो डाउन सिंड्रोम्स के बच्चों में देखा जाता है उनको हार्ट की भी चैलेंजेस होते हैं। अच्छा तो ये मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स डॉक्टर्स के साथ जब संपर्क में रहते हैं लगातार, तो उनको ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। पर पहले से ही अगर हमको पता चल गया, क्योंकि अगेन सीवियरिटी मैटर्स, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अगर सीवियर कैटेगरीज में है तो चलना फिरना, लैंग्वेज ये लंबे समय तक आएगी ही नहीं, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में रहेंगे। पर अगर माइल्ड मॉडरेट लेवल पे है, तो जिस तरीके से हमने हमारे फाल्गुन को देखा है कि आज वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर पा रहा है, तो उस तरीके से भी स्टूडेंट्स अपने लाइफ में बहुत अच्छा बेटर दे पाते हैं परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी बात है, ये लोग बहुत अच्छा इमिट करते हैं। बहुत रिपीटेटिव जो प्रोग्राम्स है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उनका डांसिंग और इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत सोशल होते हैं, है ना। और स्किल्स उनको, आप एडाप्टिव स्किल्स उनको सिखा सकते हैं। जी जी तो जब भी इस तरीके की चैलेंजेस या चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़ इस तरीके से है, तो पेरेंट्स को जितना जल्दी हो सके, जिस तरीके से उसके चैलेंज है, स्पीच चैलेंज है, स्पीच लैंग्वेज चैलेंज है, या मोटर चैलेंजेस है, या फिजियोथेरेपी के लिए उनकी ज़रूरत है, चलने फिरने में अगर देरी हुई है, तो वो सारे थेरेपेटिक्स को अगर वो बहुत जल्दी लेना शुरू करेंगे, देन यू कैन सी द डेवलपमेंट बहुत अच्छे से, एंड यू कैन प्लेस देम। बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। अगर आपने कुछ महीने पहले अगर फेसबुक देखा है, तो महाराष्ट्र में, बिकॉज यूजुअली इट हैपन्स लाइक कि डिसेबल्ड बच्चों की शादी के लिए पेरेंट्स बहुत जल्दी नहीं सोचते हैं कि भाई, क्योंकि उनके लिए भी लाइवलीहुड एक चैलेंज होता है, तो पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि भाई हम लोग क्या करें। और जबकि सेक्सुअल नीड्स सबकी एक जैसी होती है। तो दो डाउन सिंड्रोम्स के क्लासमेट थे, वो एक जगह काम करते थे, और उनकी शादी उनके पेरेंट्स ने करवा दी। फ्रॉम वेरी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के वो बच्चे थे। और रादर बच्चे, आई एम सो सॉरी, दे आर एडल्ट विद डिसेबिलिटीज़। तो उनके शादी हो गई। तो हमें ये देखना है कि क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा फेसबुक पे भी एक पोस्ट था, देयर इज़ वन एडल्ट विद डिसेबिलिटी, ही वाज अराउंड 55 और 60, who has a normal adult as a son, and now he is taking care of his father. Earlier he did that as a parents with a disability, but he still took care very nicely. तो कुछ एक टैब्यूज होते हैं जिनसे हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स से बातचीत करके, प्रोफेशनल से बातचीत करके हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी नॉर्मल लाइफ जीने से हम मना नहीं कर सकते। विथ हाई पोटेंशियल जितना वो अच्छा अपने लिए कर सकता है, वो सारे प्रोविजंस हमें उन्हें देने की ज़रूरत है।